हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चला था वो था अंतःस्रावी तंत्र। अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये डाटा बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और दोस्तों, आज आपके इस टॉपिक का एंड करने में जा रहा हूं। तो लास्ट अपनी जो ग्लैंड बचती है दोस्तों, वो आती है थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है दोस्तों ग्लैंड का? थायराइड ग्रंथि। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसे अपन अवटु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। थायराइड ग्रंथि या फिर अवटु ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो लास्ट जो अपनी ग्लैंड है वो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों की अपन चर्चा करें तो वो आपकी थायराइड ग्लैंड टॉपिक का लास्ट पॉइंट है दोस्तों आपका। बात करते हैं ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, किस प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करती है और किस किस तरह के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, यदि इस ग्रंथि की स्थिति की बात की जाए तो इसकी स्थिति कहाँ है? तो श्वास नली। और श्वास नली को क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया के दोनों ओर स्थित होती है। दोनों ओर स्थित होती है। अब दोनों ओर स्थित है, इसका मतलब दोस्तों संख्या कितनी होगी? तो सर 2 होगी। तो कितनी संख्या होती है इसकी? 2 होती है साथियों, एक जोड़ी होती है। तो स्थित तो कहाँ है? श्वास नली के दोनों ओर स्थित है। संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों? तो इसकी 2 संख्या है, एक बाईं ओर होती है श्वास नली के, एक दाईं ओर होती है। यदि मैं इसके वजन की बात करूं तो थायराइड ग्रंथि का वजन होता है दोस्तों 25 से 30 ग्राम। कितना होता है? 25 से 30 ग्राम। फिर यदि इसकी आकृति की बात की जाए तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ज्यादातर ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसकी जो आकृति होती है दोस्तों वो H आकार की ग्रंथि है। अंग्रेजी वर्णमाला के H आकार की ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा गया है? तो थायराइड ग्रंथि को बोला जाता है। या फिर वह ग्रंथि जिसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के H आकार की है, कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है। नेक्स्ट दोस्तों, अपन इसकी बात करें तो विशिष्ट जो पॉइंट इसका आता है वो क्या है? ध्यान से सुनना, मैं नोट लगा करके आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। अपने शरीर के अंतर्गत किसी भी हार्मोन का संग्रहण नहीं होता है। हार्मोन का क्या नहीं होता है दोस्तों? संग्रहण नहीं होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप, याद रखना, अपवाद स्वरूप कौन सी ग्रंथि अपने हार्मोन का संग्रहण करती है? थायराइड ग्रंथि। कौन से हार्मोन का? थायरोक्सिन हार्मोन का। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर के अंतर्गत किस हार्मोन का संग्रहण होता है? थायरोक्सिन का। बाकी किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्टोरेज अपनी बॉडी में नहीं होता है, छोड़कर किसको? थायरोक्सिन हार्मोन को। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है सर। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्लैंड। तो ध्यान देना, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अपन कल बात कर चुके थे, आपकी पीनियल ग्रंथि थी। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे पूछे तो वो है दोस्तों आपका लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि है। इसके अलावा इस ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों का पेसमेकर। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का पेसमेकर किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो वो ग्रंथि आपकी कौन सी दोस्तों? थायराइड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। इसके अलावा अपन विशेष पॉइंट की बात करें तो थायराइड ग्रंथि
थायराइड जो आपकी ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि की जो पुटिकाएं होती हैं, इस थायराइड ग्रंथि की पुटिकाओं की बात की जाए तो पुटिकाओं की दीवार में घनाकार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। किस प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं दोस्तों? घनाकार कोशिकाएं। किस ग्रंथि की बात कर रहा हूं मैं? थायराइड ग्रंथि की बात कर रहा हूं। और इन घनाकार जो ग्रंथिल कोशिकाओं की अपन बात कर रहे हैं, तो याद रखना इन पुटिकाओं की गुहा के अंदर, इन घनाकार कोशिकाओं या फिर पुटिकाओं की जो गुहाएं होती हैं, उन पुटिकाओं की गुहाओं के अंदर विशिष्ट प्रकार का कोलाइडी पदार्थ, विशिष्ट प्रकार का कोलाइडी पदार्थ। ध्यान देना, मैं बात किसकी कर रहा हूं? थायराइड ग्रंथि की पुटिकाओं की बात कर रहा हूं। थायराइड ग्रंथि की पुटिकाओं की दीवार के अंदर किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? घनाकार कोशिकाएं होती हैं। तो पुटिकाओं की गुहाओं के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का कोलाइडी पदार्थ भरा हुआ है, जो कैसा होता है? आयोडीन युक्त होता है। कैसा है कोलाइडी पदार्थ? कैसा दोस्तों? आयोडीन, जिसका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन। और ये थायरोग्लोबुलिन दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो थायराइड ग्रंथि की पुटिकाओं की दीवार के अंदर किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो सर ये घनाकार कोशिकाएं होती हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, और इन पुटिकाओं की गुहाओं के अंदर आयोडीन युक्त कोलाइडी पदार्थ भरा हुआ है। और उस आयोडीन युक्त कोलाइडी पदार्थ को किस नाम से जानते हैं? थायरोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं, जो किस प्रकार की प्रकृति का होता है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है। इसके अलावा अपन दोस्तों बात करें तो जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण की यदि अपन बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन नंबर 1, आयोडीन नंबर 2, टायरोसिन अमीनो एसिड। काफी अच्छा पॉइंट आप लोगों के लिए। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन कौन अपनी सहायता करते हैं या किसके रूपांतरण के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है? तो एक तो आपका आयोडीन, दूसरा टायरोसिन अमीनो अम्लों के रूपांतरण के द्वारा इसका निर्माण होता है। ध्यान देना, थायरोक्सिन हार्मोन का जो प्रत्येक अणु का निर्माण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के प्रत्येक अणु का जो निर्माण होता है वो अमीनो अम्लों के 2 अणु और आयोडीन के 4 परमाणुओं से होता है। ध्यान देना दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किसके रूपांतरण से हो रहा है? तो आयोडीन और टायरोसिन एमिनो एसिड की रूपांतरण से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। और इसके निर्माण की अपन भागीदारी की बात करें तो जो टायरोसिन एमिनो एसिड है उसके 2 अणु और आयोडीन के 4 परमाणुओं से इसका निर्माण होता है, इसका रूपांतरण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर लगभग, बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा हूं, थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर लगभग, देखो दोस्तों, इस ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो हम थायरोक्सिन हार्मोन की ही बात करें तो इस ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन है, उस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए लगभग जो आपका है 35% टायरोसिन, 35% टायरोसिन, और बच गया कितना दोस्तों? 65% कौन आपका? आयोडीन। तो याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन के अंतर्गत लगभग 35% टायरोसिन होता है और 65% क्या होता है प्यारे दोस्तों? आयोडीन होता है। और आप सभी को पता है कि आयोडीन अपने शरीर में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कमी से जो रोग आएगा वो थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे। तो इन बातों को अपन एक बार वापस रिपीट करते हैं। थायराइड ग्रंथि को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। स्थिति की बात करें तो यह श्वास नली, ये आपकी श्वास नली है, और श्वास नली को क्या कहा जाता है? ट्रेकिया कहा जाता है। तो श्वास नली या ट्रेकिया के दोनों ओर स्थित जो ग्रंथि होती है दोस्तों, वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। संख्या कितनी है? 2, या फिर कितने जोड़ी बोल सकता हूं मैं? 1 जोड़ी। वजन की बात करें तो इसका वजन कितना है? 25 से 30 ग्राम। आकृति कैसी है? अंग्रेजी वर्णमाला के एच आकार की। ये क्वेश्चन
आरपी के पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार ही पूछा जा चुका है। एच आकृति की जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो वो थायराइड होती है। यदि अपने विशेष पॉइंट की बात करें तो अपने शरीर के अंदर, अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्टोरेज नहीं होता है, संग्रहण नहीं होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अपवाद स्वरूप आपको कौन सा हार्मोन याद रखना है कि अपने शरीर के अंदर किस हार्मोन का संग्रहण होता है, तो वो है दोस्तों आपका थायरोक्सिन हार्मोन। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का पेसमेकर, पेसमेकर का मतलब होता है दोस्तों गति निर्धारक, गति निर्धारक। तो थायराइड ग्रंथियों का पेसमेकर किसको कहा जाता है, सॉरी अंतःस्रावी ग्रंथियों का पेसमेकर किसको कहा जाता है, थायराइड या ऑक्टो ग्रंथि को कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि की जो पुटिकाओं की दीवार होती है, उन पुटिकाओं की दीवार की कोशिकाओं को कौन सी कोशिकाएं कहा जाता है, घनाकार ग्रंथि कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और इन पुटिकाओं की गुहा के अंदर जो आयोडीन युक्त कोलाइडी पदार्थ भरा हुआ है, उस आयोडीन युक्त कोलाइडी पदार्थ को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, थायरोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है। फिर बात करें तो आयोडीन और टायरोसिन एमिनो अम्ल, जो टायरोसिन एमिनो एसिड है और जो आपका आयोडीन और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में अपनी सहायता करते हैं। मतलब कि इन दोनों के रूपांतरण से किसका निर्माण होता है, आपके थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो आयोडीन के तो 4 परमाणु से, आयोडीन के तो कितने परमाणु भाग लेंगे, 4 परमाणु, और टायरोसिन एमिनो एसिड के कितने अणु भाग लेंगे, 2 अणु। इन सभी से मतलब इन दोनों से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो लगभग 35% तो टायरोसिन है और 65% क्या दोस्तों इसके अंतर्गत आपका आयोडीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करते हैं तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य कौन कौन से हैं, क्या काम संपन्न करता है थायरोक्सिन अपने शरीर में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं यहाँ पर 2-3, और वो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। पॉइंट अपना थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। देखो दोस्तों क्या क्या काम संपन्न करता है थायरोक्सिन हार्मोन, पता चल ही चुका है कौन सी ग्रंथि से स्रावित हो रहा है, तो सर ये अपनी थायराइड ग्रंथि से सीक्रेट होता है। क्या काम संपन्न कर रहा है, नंबर 1 शरीर की उपापचयी क्रियाओं पर क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण करता है। शरीर की उपापचय, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। और यदि शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा है तो ध्यान देना दोस्तों, शरीर की उपापचय क्रियाएं जैसे बढ़ती है तो ऊर्जा उत्पादन भी होता है, ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ता है। और ऊर्जा उत्पादन बढ़ता है, आपको पता है कि अपने शरीर को डेली वर्कआउट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन को याद रखना विशिष्ट नाम भी मिला है कैलोरीजन हार्मोन, कैलोरीजन हार्मोन। अब कैलोरी का मतलब क्या है, कैलोरी किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि 1 ग्राम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा का जब ऑक्सीकरण होता है तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ये बातें दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इस हार्मोन को कैलोरीजन हार्मोन कहा जाता है। तो किस हार्मोन को कैलोरीजन हार्मोन कहा जाता है, तो वह दोस्तों आपका थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखो मैंने T4 क्यों लिखा है, इसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ अभी आप लोगों से। T4 क्या है, तो T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है। याद रखना दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन के टाइप आते हैं T1, T2, T3, T4। तो रियल में अपनी थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन अपने शरीर के अंदर सीक्रेट हो रहा है थायराइड ग्रंथि के माध्यम से, वो कौन सा है, T4 है। तो याद रखना थायरोक्सिन हार्मोन वास्तव में क्या है, तो वास्तव में है दोस्तों वो टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन रियल में क्या है,
T4 होता है, और T4 का मतलब क्या है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। देखो नेक्स्ट वर्ब की बात करते हैं, हृदय स्पंदन दर तथा श्वसन दर को नियंत्रित रखता है। श्वसन दर का नियंत्रण, आपकी हृदय स्पंदन दर, हृदय के धड़कने की दर, और जो श्वसन दर है उसके ऊपर भी क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करता है। हृदय की धड़कन दर आपको पता है 1 मिनट में 72 बार होती है, और श्वसन दर पढ़ चुके हैं दोस्तों, 1 मिनट में 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है, किसी भी व्यक्ति की फिक्स नहीं होती है। फिर अपन बात करें तो अच्छा पॉइंट है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है, मेंढक के लार्वा को कौन सा लार्वा कहते हैं दोस्तों, टेडपोल लार्वा। तो मेंढक के टेडपोल लार्वा को यह किसमें बदलता है, वयस्क अवस्था में बदलता है। सीधा सीधा एक क्वेश्चन आया था, मेंढक के टेडपोल लार्वा को वयस्क अवस्था में परिवर्तित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो कौन सा है प्यारे दोस्तों, थाइरोक्सिन हार्मोन है। तो मेंढक के टेडपोल लार्वा को किसमें बदल रहा है, वयस्क अवस्था में बदलता है। यदि मेंढक के अंदर थाइरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, यदि थाइरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई तो मेंढक का टेडपोल लार्वा किसमें नहीं बदलेगा, वयस्क में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंढक के टेडपोल लार्वा को किसमें कन्वर्ट करने का कार्य संपन्न करता है, वयस्क अवस्था में कार्य संपन्न करने, परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह है, मादा जो होती है, मादा फीमेल जो होती है, तो फीमेल में मादा चक्र पर भी नियंत्रण करता है। जो मध्य चक्र, रज चक्र चलते हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल करने का काम कौन से हार्मोन का है, तो वो आपके थाइरोक्सिन हार्मोन का है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉइंट दे रहा हूं, ये और क्या काम संपन्न करता है, शारीरिक मानसिक तथा लैंगिक अंगों की वृद्धि पर भी क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य संपन्न करता है। तो दोस्तों ये है आपके थाइरोक्सिन हार्मोन के कार्य। तो क्या क्या काम संपन्न कर रहा है, शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और शरीर की उपापचय क्रियाएं जैसे ही बढ़ती हैं तो ऊर्जा उत्पादन की दर बढ़ती है, और ऊर्जा उत्पादन की दर बढ़ती है, इसलिए थाइरोक्सिन हार्मोन को कैलोरीजन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। T4 रियल में आपका थाइरोक्सिन हार्मोन क्या है, T4 होता है सर, टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है। हृदय की स्पंदन दर और श्वसन दर का नियंत्रण करता है। मेंढक के टेडपोल लार्वा को वयस्क अवस्था में बदलता है। यदि थाइरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई तो मेंढक का टेडपोल लार्वा वयस्क अवस्था में कन्वर्ट नहीं होगा, रूपांतरित नहीं होगा। मादाओं के अंदर मादा चक्र पर नियंत्रण करता है, और शरीर की शारीरिक, मानसिक और लैंगिक अंगों की वृद्धि पर क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण करने का कार्य संपन्न करता है। अब दोस्तों एक अच्छा जो पॉइंट आपका, इसकी कमी मतलब थाइरोक्सिन जो हार्मोन है, इसकी कमी और इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग पैदा होते हैं, तो उनको अपन समझते हैं कौन कौन से रोग पैदा होते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं थाइरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होगा। तो अपन बात करें साथियों अधिकता से होने वाले रोग, किस हार्मोन की बात कर रहा हूं, थाइरोक्सिन की। थाइरोक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग, और थाइरोक्सिन की अधिकता से कौन कौन से डिजीज पैदा होते हैं अपन चर्चा करेंगे इनकी। तो सबसे पहला जो आपका रोग आता है दोस्तों, उसका नाम है एक्सोपथेल्मिक गोइटर, या फिर इस हिंदी में इसे कहा जाता है नेत्रोत्सेंद रोग। एक्सोपथेल्मिक गोइटर या नेत्रोत्सेंद रोग। और ये इस रोग के अंतर्गत क्या होगा, तो ध्यान देना दोस्तों, अपने नेत्र के जो नेत्र गोलक हैं, उन नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा का जमाव होना स्टार्ट हो जाएगा।
किसका जमाव स्टार्ट हो जाएगा, श्लेष्मा का। किसकी बात कर रहा हूं मैं, नेत्र गोलक की बात कर रहा हूं। तो नेत्र गोलक के जस्ट नीचे किसका जमाव स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, श्लेष्मा का जमाव स्टार्ट हो रहा है। और जैसे ही श्लेष्मा का जमाव स्टार्ट होगा तो नेत्र गोलक क्या हो जाएंगे, नेत्र गोलक बड़े हो जाएंगे और याद रखना दोस्तों बाहर की ओर उभर आते हैं, बाहर की ओर उभर आते हैं। इस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है, एक्सोपथेल्मिक गोइटर कहा जाता है। अधिकता से होने वाले रोगों की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो नेत्र गोलक देखो ये श्लेष्मा का जवाब जब चालू हो जाएगा तो आपका जो नेत्र गोलक वो बड़ा हो जाएगा और वो थोड़ा सा बाहर क्यों निकल आएगा। आपने देखा होगा एक आध आदमी की आंखें आपको ऐसे लगती है जैसे उल्लू की सी आंखें, बड़े बड़े नेत्र बाहर आ जाते हैं, तो उसको कौन सा रोग आ जाता है, तो उस रोग का नाम है एक्सोपथेल्मिक गोइटर या फिर नेत्रोसेन रोग। इसके अलावा अपन बात करें तो दूसरा जो डिजीज पैदा होता है दोस्तों वो है हाइपर थायराइडिज्म। अब देखो ये चर्चा में आपसे कल भी करके गया था, दो वर्ड आते हैं आपके सामने, एक हाइपर आता है, दूसरा हाइपो आता है। हाइपो का मतलब कमी होती है और हाइपर का मतलब हमेशा अधिकता होती है। तो किस किस की अधिकता होगी, क्या पैदा होगा इसके अंदर, तो ध्यान देना, हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन दर बढ़ जाती है, स्पंदन दर और श्वसन दर बढ़ जाती है। देखो ऊपर की ओर तीर की चिन्ह का मतलब क्या है, बढ़ना है। इसके अलावा आंत में, छोटी आंत जो होती है, आंत में ग्लूकोज का अवशोषण। अब आपको पता है कि जब भोजन का डाइजेशन होता है तो भोजन के डाइजेशन से आपको क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलती है और इसका अवशोषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अवशोषण बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगी, बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, ये बढ़ जाता है। अब इन सब की वजह से क्या होगा, तो दोस्तों याद रखना, घबराहट पैदा होती है, ऐसे आदमी के अंदर घबराहट पैदा होती है, थकावट पैदा होती है, चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। तो ये है आपका कौन सा रोग, हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर का मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, वो ज्यादा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, आंत में ग्लूकोज का अवशोषण होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी सभी की वजह से उस व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर घबराहट, थकावट और चिड़चिड़ापन आदि शिकायतें उत्पन्न होने लगती हैं। तीसरा जो डिजीज आता है वो दोस्तों प्लूमर का रोग, प्लूमर का रोग। और इस रोग में क्या होगा, आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि में छोटी छोटी गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या बनना स्टार्ट हो जाती है, थायराइड ग्रंथि में छोटी छोटी गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है। इस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है, प्लूमर का रोग कहा जाता है। इसके अलावा जो रोग है वो है आपका ग्रेव रोग, ग्रेव रोग। और इस रोग में क्या होगा, आपकी संपूर्ण थायराइड ग्रंथि में, संपूर्ण थायराइड ग्रंथि में क्या पैदा हो जाती है दोस्तों, सूजन उत्पन्न हो जाती है। मतलब आपकी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी, सूज जाएगी। तो ये चार प्रकार के रोग आपको याद रखना है, एक्सोपथेल्मिक गोइटर, हाइपरथायराइडिज्म, ट्यूमर का रोग और ग्रेव रोग, जो कि इस हार्मोन के अधिकता से हो रहे हैं। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होते हैं। एक्सोपथेल्मिक गोइटर में याद रखना, नेत्र गोलक बड़े हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हृदय की स्पंदन, जो जैविक उपापचयी क्रियाएं हैं उन पर कंट्रोल ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, या फिर जैविक उपापचयी क्रियाएं बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ जाएंगी। हृदय की स्पंदन दर, श्वसन दर बढ़ जाती है और बीपी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर घबराहट, थकावट, इसके अलावा चिड़चिड़ापन आदि शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा प्लूमर का रोग और ग्रेव रोग है, तो प्लूमर का रोग के अंदर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि में छोटी छोटी गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और ग्रेव रोग के अंदर संपूर्ण जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर क्या पैदा हो जाती है, सूजन पैदा हो जाती है। अब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों अपन
थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। और एक रोग दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और वो कौन सा है, उसका क्वेश्चन सर बहुत बार पेपर में आता है। तो बात करते हैं अपन उसी रोग की जिसका आप वेट कर रहे हैं, और वो रोग है दोस्तों आपका गलगंड या घेंगा, या फिर कौन सा रोग कहते हैं इसको, गोइटर रोग कहते हैं। देखो ये सामान्य गोइटर है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है एक्सोपथेल्मिक गोइटर, इसको सामान्य गोइटर के नाम से जानते हैं। तो गलगंड, घेंगा या गोइटर क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। ध्यान देना दोस्तों, आपको अभी मैंने बताया कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में किसकी आवश्यकता है, सर आयोडीन और टायरोसिन एमिनो एसिड की आवश्यकता थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थायरोक्सिन की कमी होगी तो किसकी कमी भी होगी, आयोडीन की कमी होगी। अब आयोडीन की कमी होगी तो दोस्तों गला यहाँ से सूज जाएगा, ये गला सूज करके मोटा हो जाता है, कूलर के जैसा हो जाता है। ध्यान देना, एक मम्स रोग की मैं बात करके गया था आपसे, जिसके अंदर गाल को सुजा रहे थे अपन, गाल सूज रहा था, उस रोग को नाम दिया था कर्णवेध। वो लार ग्रंथि पेरोटिड में मम्स वायरस की वजह से संक्रमण से पैदा हुआ था, और आज गला नीचे से सूजता है। तो क्या होगा, इस रोग के अंदर गला सूजकर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोटा हो जाएगा। कौन सा रोग कहलाता है, गलगंड, घेंगा या गोइटर। ज्यादातर एग्जाम में इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि गलगंड रोग किस ग्रंथि के अंतर्गत पैदा होता है। तो आपकी थायराइड ग्लैंड किस हार्मोन की कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होगा। अब देखो विशेष बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, पहाड़ी क्षेत्रों में या अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में यह रोग ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कौन सा रोग ज्यादातर देखने को मिलता है, तो वो आपका गलगंड या घेंगा रोग। तो गला सूजकर क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, और मोटा होगा तो इसका मतलब शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, और आयोडीन की भी कमी होती है तो दोस्तों डॉक्टर क्या बोलता है, आयोडीन युक्त नमक का उपचार ही सौंपा है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह देता हूँ। क्या आपको क्या करना है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना है। इसके अलावा समुद्री शैवाल आप खा सकते हैं, मछलियां खा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर आयोडीन की अच्छी मात्रा में उपस्थित होती है। तो इसके उपचार के लिए किस नमक का उपयोग करना जरूरी है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। दूसरे रोग की यदि मैं बात करूँ तो दूसरा इसका रोग आता है दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, अभी अपन ने बात किया हाइपरथायराइडिज्म की, जिसके अंतर्गत क्या हो रहा था, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो रही थी। और अब अपन बात कर रहे हैं हाइपो की। तो हाइपो का मतलब क्या है दोस्तों, हाइपो का मतलब होता है कम। तो इसमें क्या होगा, भोजन के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी, और ये आपको भी ऊपर पता चल ही चुका है, भोजन में आयोडीन की कमी एक तो इसकी वजह से उत्पन्न होता है। इसके अलावा यदि मूत्र के साथ अधिक मात्रा में आयोडीन बाहर जा रहा है, मूत्र के साथ अधिक मात्रा में आयोडीन बॉडी से बाहर जा रहा है, तो ये रोग पैदा होता है हाइपोथायराइडिज्म। और ये हाइपोथायराइडिज्म तो भोजन में एक तो क्या हो जाएगी, आयोडीन की कमी, मतलब आयोडीन युक्त नमक का उपयोग नहीं करेंगे तो भोजन के अंतर्गत आयोडीन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके अलावा मूत्र के साथ अधिक मात्रा में आयोडीन का उत्सर्जन अधिक होने लग जाएगा, तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला जो रोग आता है दोस्तों वो है मिक्सीडीमा। और देखो मिक्सीडीमा में क्या होता है, देखो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभार तो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि मिक्सीडीमा रोग किस हार्मोन की कमी की वजह से होता है। तो आपका उत्तर क्या है, सर हमारा उत्तर थायरोक्सिन हार्मोन है। तो मिक्सीडीमा रोग के अंदर क्या होगा, ज्यादातर ये रोग वयस्क अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में, वयस्क अवस्था में। और वयस्क अवस्था में होगा क्या, तो सर आयोडीन की जब कमी हो जाती है, थायरोक्सिन की जब कमी हो जाती है, तो व्यक्ति के अंदर समय से पहले किसके लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं,
बुढ़ापे के लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। किस हार्मोन की कमी की बात कर रहा हूँ? थायरोक्सिन की। कौन से रोग की बात कर रहा हूँ? मिक्सिडिमा की। क्या होगा? वयस्क अवस्था में समय से पहले ही बुढ़ापे के लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। बुढ़ापे के कौन कौन से लक्षण होंगे? जैसे बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। इसके अलावा बात करें तो त्वचा का पीलापन, त्वचा पीली पीली होने लगती है। इसके अलावा बात करें तो आपकी जो आवाज होती है वो ज्यादा भारी बनना स्टार्ट हो जाती है, भारी होने लगती है, तीखी होने लगती है, भारी के साथ साथ तीखी होने लगती है और धीमी भी पड़ जाती है। कैसे पड़ जाती है? धीमी पड़ जाती है। तो ये जो आपका डिजीज है वो मिक्सिडिमा है, वयस्क अवस्था के अंदर अपना ज्यादा प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा? ठंड सहन करने की जो कैपेसिटी है, ठंड सहन करने की क्षमता क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। तो ये आप लोगों को मिक्सिडिमा रोग की बातें अच्छी तरीके से याद रखनी है। और धीरे धीरे यदि ये ज्यादातर ही प्रभावी होता गया तो जनन क्षमता में भी क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। जनन क्षमता में क्या आने लगती है दोस्तों? कमी आने लगती है। तो ये आपका कौन सा रोग है? मिक्सिडिमा। काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके। वयस्क अवस्था में होता है, समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आदमी की जो रियल एज है वो उसकी एज ज्यादा दिखने लगती है। जैसे यदि बुढ़ापे के लक्षणों की अपन बात करें तो समय से पहले बालों का सफेद होना, त्वचा का पीला पड़ जाना, बालों का झड़ना, आवाज भारी हो जाती है, तीखी हो जाती है, साथ ही धीमी हो जाती है और ठंड सहन करने की क्षमता दिन दिन कम होने लगती है और जनन क्षमता में क्या आने लगती है? कमी पैदा होने लगती है। लास्ट जो इसका डिजीज आता है दोस्तों वो है आपका हाशमीटो रोग। और हाशमीटो रोग के अंतर्गत क्या होगा? थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या हो जाएगी। इधर लिख देता हूं मैं। अगला जो रोग आपका चौथा, हाशमीटो रोग। और इस हाशमीटो रोग के अंदर क्या होगा? थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या हो जाती है। मतलब आत्महत्या का मतलब सुसाइड कर लेती है ग्लैंड की बेचारी के अंदर किसी भी प्रकार का फिर कार्य संपन्न नहीं हो पाता, कार्य संपन्न नहीं होगा तो इसके अंतर्गत ये खुद को ही क्या कर लेगी? सुसाइड कर लेती है। लास्ट पॉइंट वो आता आपका जो रोग है आपका वो है जड़ वामनता। अच्छा, ये भी जड़ वामनता जिसे क्रिटिनिज्म भी कहते हैं। देखो दोस्तों क्या होगा? जड़ वामनता है, क्रिटिनिज्म की अपन बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होगा? गर्भावस्था की मैं बात करूं तो गर्भावस्था के अंतर्गत जब आयोडीन की कमी हो जाएगी माँ के अंदर, मतलब गर्भावस्था के अंतर्गत जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तब ये रोग पैदा होता है, जड़ वामनता है। देखो जड़ का मतलब क्या है? मंद बुद्धि से ले सकते हैं। जो बच्चा ऐसा है जिसकी बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं है तो क्या होगा? जब गर्भावस्था के अंतर्गत ये रोग उत्पन्न हो जाएगा, गर्भावस्था के अंतर्गत आयोडीन की जब कमी हो जाएगी तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, याद रखना, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे की जो मतलब बात करूँ शारीरिक जो बनावट है, शारीरिक जो बनावट है वो विकृत होने लगती है। क्या होने लगती है दोस्तों? विकृत होने लगती है। मतलब उसके अंगों का सही तरीके से निर्माण नहीं होता है, विकृतियां उनके अंगों के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा क्या होगा? जब बच्चा मान लो कि बड़ा हो गया, छोटा बच्चा है तो जिसमें नवजात शिशु था, माँ के गर्भ से बाहर आ गया, जब वो बड़ा होता है तो बच्चे के अंदर जो विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं वो मंद बुद्धि का, मंद बुद्धि बालक होता है वो। इसके अलावा जनन क्षमता में भी कमी आती है, जनन क्षमता में कमी। और ऐसे बच्चे ज़्यादातर कैसे भी हो जाते हैं दोस्तों? बंधे भी हो जाते हैं। मतलब वो किशोरावस्था या फिर युवावस्था की बात करें तो कैसे आपको नजर आते हैं? बंधे भी नजर आते हैं। तार्किक जो योग्यता होती है उनके अंदर जब जैसे मैं बात करूँ तो मैथ और रीजनिंग के इक्वेशन वो सोल्व आउट नहीं कर पाते हैं। तो ये कौन सा रोग है? जड़ वामनता। देखो जड़ का मतलब नाम से पता चलता है मंद बुद्धि होता है। तो ये है दोस्तों आपको आपके थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। एक बार फटाफट इनकी वापस चर्चा कर लेते हैं। गलगंड
घेंगा या गोइटर, गला सूजकर क्या हो जाएगा, मोटा। कब हो रहा है, जब शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र और अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के अंदर तो ज्यादा देखने को मिलता है, और इसके उपयोग के लिए डॉक्टर किसकी सलाह देता है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह देता है। फिर बात करें हाइपोथायराइडिज्म की, तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, ये क्यों उत्पन्न होता है, भोजन में आयोडीन की कमी हो गई या फिर मूत्र के साथ अधिक मात्रा में आयोडीन बॉडी से बाहर जा रहा है, तो हाइपोथायराइडिज्म का व्यक्ति शिकार हो जाएगा। मिक्सी बीमारी की बात करें तो वयस्क अवस्था के अंदर व्यक्ति के अंतर्गत समय से पहले बुढ़ापा दिखना स्टार्ट हो जाता है, बाल सफेद होना, त्वचा का पीला पड़ना, बालों का झड़ना, आवाज भारी और धीमी होना, ठंड सहन करने की क्षमता कम ठंड सहन करने की क्षमता कम होने लगती है, और जनन क्षमता में भी धीरे धीरे क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। आत्महत्या रोग की बात करें तो इसके अंतर्गत थायराइड ग्रंथि की क्या हो जाती है दोस्तों, आत्महत्या हो जाती है। और लास्ट जो आपका डिजीज वो है गर्भावस्था, तो गर्भावस्था के दौरान यदि आयोडीन की कमी होगी तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे का जो शारीरिक विकास है, शारीरिक जो उसके अंगों की बनावट है, उनके अंतर्गत विकृति आने लगती है, और बच्चा जब पैदा हो जाता है तो वो मंद बुद्धि वाला बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे उसके अंगों का जब विकास होता है तो जनन क्षमता में कमी आने लगती है, तार्किक योग्यता उसके अंतर्गत नहीं हो पाती है, और ऐसे बच्चे अक्सर ही क्या होते हैं दोस्तों, बंदे होते हैं, जनन करने में असक्षम होते हैं, मतलब वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे डाटा आप लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत मिले होंगे। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, कंप्लीट डीपली ह्यूमन सिस्टम आप लोगों के सामने मैं रोज वीडियो लेकर के आता हूं, और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये अनुरोध है कि जो दूर दराज के जो बच्चे हैं, जो कोचिंग की फीस देने में भी असमर्थ रहते हैं, उन बच्चों तक ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक मुहिम हम लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। मेरे साथी दोस्त अनिल जी खेदड़, उन्होंने अपना अलग यूट्यूब चैनल बना रखा है अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट के नाम से। तो हम लोग लगातार रात दिन आप लोगों के लिए मेहनत करें, तो आप लोगों का एक शेयर जरूर बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर बनता है, एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। दोस्तों मैं आपका साथी हरीश कुमार आपसे विदा चाहता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग जरा वेट कीजिए, क्योंकि मैं फिर लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा जस्ट नेक्स्ट डे, मतलब कल। तो दोस्तों तब तक आप लोगों को एक मैसेज है मेरा, सभी को बहुत अच्छा सा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।